नमस्कार मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। बच्चों ठीक है, आइए हम लोग आज क्लास 10th का इंग्लिश में पोइट्री पढ़ रहे हैं। पोइट्री में क्या पढ़ रहे हैं? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री का पहला लेसन क्या है? पहला स्टेंजा क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, पहला लेसन है पोइट्री का। पहला लेसन क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ के कण। उसमें हम लोग आज देखेंगे सभी एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग हिंदी अर्थ नहीं देखे हैं डस्ट ऑफ स्नो का, तो मंगलम मंत्रा चैनल पर आप चले जाइए, विजिट करिए, यूट्यूब पर डालिए मंगलम मंत्रा चैनल या मंगलम मंत्रा बाई मनोज पांडे सर, तो आप डालिए तो उसमें स्पष्ट आ जाएगा। उसमें आप सर्च करके डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसमें मैं सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया हूँ। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया करवा दिया हूँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और उसके बाद जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं वह भी करवा दिया हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं क्रम वाइज पढ़ाते आपको चल रहा हूँ, और कुछ दिन के बाद मैं ग्रामर भी शुरू करूँगा। मैक्सिमम कुछ चीज़ें हो गई हैं ग्रामर में, और शुरू अर्थात कई चीज़ें अभी बाकी हैं, उसको भी पढ़ाने का प्रयास जल्द से जल्द करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। ये कक्षा 10 का ये पोयम जो है, पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। मुझे विश्वास है कि एक बार यह एमसीक्यू देखने पर दोबारा ये आपको देखना नहीं पड़ेगा, एकदम आपके दिमाग में अच्छी तरह से हम भर देंगे। जो भी होगा हिंदी अर्थ बताते हुए भरेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए ये लेसन याद रहे बच्चों। इससे क्वेश्चन आने पर आप तुरंत कर ले जाएं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। यहाँ से पहला लेसन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है। यहाँ से हम थोड़ा पेंसिल ले लें, उसके बाद चलें। ठीक, चलिए क्या कह रहा है यहाँ? लैंग्वेज स्टडी आप देख ही सकते हैं, लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यूज। ठीक है, पहला प्रश्न है हुम इज कौन सूक में हिलाया डाउन में, सूक डाउन में हिलाना। हुम इज कौन सूक डाउन हिलाया द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक अर्थात धतूरे का पेड़ है बच्चों, धतूरे का वृक्ष है। पॉइजन ट्री होता है बच्चों, जो जहरीला पेड़ होता है, और ये सोरों का दुख का प्रतीक होता है। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा है हुम इज कौन सूक डाउन हिलाया द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौन हिलाया था? क्या क्रो हिलाया था, या कुक्कू हिलाया था? क्रो में कौवा हिलाया था, या कुक्कू कोयल हिलाई थी, या मैना हिलाया था, या पैरट हिलाए थे? क्या हिलाया था? तो आप जानते हैं ये क्रो। ठीक है, पहला सही है। आपका कौन सही है? पहला ऑप्शन सही है बच्चों, पहले का पहला ऑप्शन, प्रश्न नंबर पहले का पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्रो बैठा हुआ था। ठीक है बच्चों, ये हमारा, अगर आप लोग अभी नए हैं इस चैनल पर, तो ये हमारा यूट्यूब पर मंगलम मंत्रा चैनल है बच्चों। यूट्यूब पर जा करके MANGLAM मंगलम MANTRAA लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, मंगलम मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही वहाँ यूट्यूब पर डालेंगे वहाँ आ जाएगा, और या इस तरह से भी कह सकते हैं मंगलम मंत्रा बाई मनोज पांडे सर, तब भी आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों व्हाट फेल। यहाँ देखिए बच्चों क्या कर रहा है? व्हाट में क्या फेल में गिरा ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर अर्थात कवि, पोएट मतलब कवि। ठीक है, व्हाट में क्या फेल में गिरा ऑन द, ऑन में ऊपर, पोएट, पोएट के ऊपर अर्थात कवि के ऊपर क्या गिरा? क्या डस्ट ऑफ ट्री गिरा, पेड़ का धूल गिरा? ये ऐसा फंसा देते हैं, कोई पेड़ का धूल गिरेगा? बिल्कुल नहीं। जो अच्छा विद्यार्थी होगा, कुछ भी पढ़ा है तो वो कर ले जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित है वो कर ले जाएगा। तो क्या डस्ट ऑफ स्नो गिरा था, बर्फ़ के कण गिरे थे कवि के ऊपर, या डस्ट ऑफ रेन, बारिश की जो धूल थी वो गिरी थी, या फिर डस्ट ऑफ क्रो, कौवे का धूल गिरी थी? तो आप बता सकते हैं। अब आप लोग अगर अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन डस्ट ऑफ स्नो का पढ़े हैं तो कोई समस्या आपको ये सॉल्व करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, इसी नाते मैं कहता हूं कि आप लोग
मंगलम मंत्रा पर अच्छी तरह से जो पढ़ाया जाता है हमारे द्वारा उसको अध्ययन करिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने देंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो आप जानते हैं क्या गिरा था कवि के ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। बी सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा का बी ऑप्शन सही है। डस्ट ऑफ स्नो, पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। ठीक, आइए नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। अर्लियर मीन्स क्या होता है बच्चों? अर्लियर मीन्स यहाँ कह रहा है कब पहले किस मूड में था, कब पहले किस मूड में। मूड मतलब मनोदशा या स्वभाव। ठीक है बच्चों, इन व्हाट किस मूड में मनोदशा वाज मीन था द पोएट अर्लियर। अर्लियर मीन्स क्या होता है बच्चों? अर्लियर मीन्स उस समय, जल्दी। ठीक है, उस समय कवि पोएट किस मूड में था, किस स्वभाव में था, वही पूछ रहा है। ठीक है, क्या वह प्लीजेंट था? प्लीजेंट मीन्स सुखद। क्या वह सुखद अनुभव कर रहा था, या फिर हैप्पी था, प्रसन्न था, या फिर सैड था, उदास था। सैड मतलब उदास, या फिर गुड, अच्छा था। तो आप क्या लगा सकते हैं? आप जानते हैं इसमें किस मूड में था वो? बहुत ज़्यादा क्या था? सैड था। क्या था? सैड था। यहाँ तीसरे का सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरे का ये सी सही हो जाएगा। ठीक, तीसरे का कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्लीजेंट तो था नहीं, आनंद वो महसूस नहीं कर रहा था, सुखद महसूस नहीं कर रहा था ना। हैप्पी तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपको अगर स्टैंजा पढ़े हैं डस्ट ऑफ स्नो का तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, स्पष्ट आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हैप्पी नहीं था। ठीक है, हैप्पी कब हुआ? जब वो कुछ बर्फ उसके सर पर गिरे तब वो कुछ हैप्पी, खुश हुआ था। ठीक है, दिन के जो शेष भाग था उसमें वह खुश हुआ था जब क्रो उस पर क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो गिराया था। ठीक है, तो सैड पहले था, सैड पहले था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो ये तीसरे का तीसरा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चौथा क्या पूछ रहा है बच्चों? व्हाट वाज द इफेक्ट। इफेक्ट में प्रभाव। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या वाज में था, इफेक्ट में प्रभाव ऑफ द फॉल द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। व्हाट मीन्स क्या वाज में था, इफेक्ट, इफेक्ट में प्रभाव। इफेक्ट मतलब प्रभाव, क्या प्रभाव था? ऑन द फॉल द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जब पोएट के ऊपर अर्थात कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण गिरे तो क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चेंज हिज मूड, क्या उसका मनोदशा बदल गई? कवि की मनोदशा क्या वो ठंडा बर्फ के कण गिरने से उसका मनोदशा बदल गई थी, या फिर चेंज हिज लक, या लक मतलब किस्मत। ठीक है, क्या उसका भाग्य बदल गई थी, क्या अपना रंग भाग्य बदल गई, या चेंज्ड हिज जॉब है, क्या वह अपना जॉब अर्थात जॉब मतलब नौकरी, क्या अपना उसकी नौकरी चली गई थी या बदल लिया था, या चेंज हिज कलर, या अपना रंग बदल लिया था। तो आप जानते हैं क्या हुआ था उसको? चेंज हिज मूड, उसका स्वभाव अर्थात मनोदशा बदल गई थी। ठीक है बच्चों, जब सूक डाउन क्रो सूक डाउन करता है अर्थात पॉइजन ट्री को हिलाता है तो उससे जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उससे कवि की मनोदशा बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चौथे का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे का पहला सही हो जाएगा। आप लोग टिक करते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, इसीलिए मैं अच्छी तरह से आपको मीनिंग्स भी, हिंदी मीनिंग्स भी बताते चल रहा हूँ, कहीं कोई समस्या आपको न आवे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पांचवा है बच्चों, व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट। व्हाट मीन्स क्या वाज में था, सेड में बचा लिया, फॉर द पोएट, पोएट ने क्या बचा लिया था? पोएट अर्थात कवि ने क्या बचा लिया था? क्या क्रो बचा लिया था, क्या ट्री बचा लिया था, या स्नो बचा लिया था, या सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया था। सम मतलब कुछ, पार्ट में भाग, डे में दिन, दिन का कुछ भाग बचा लिया था। ऑफ मतलब का। ठीक है, तो आपका पहला भी गलत हो जाएगा, ये बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? पांचवा का डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? पांचवा का डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये पांचवा का डी हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज सेव्ड, क्या बचा लिया फॉर द पोएट, पोएट ने अर्थात कवि ने क्या बचा लिया था, तो सम पार्ट ऑफ डे बचा लिया था, यही दिन का कुछ भाग बचा लिया था और वो हैप्पी हो गया था। ठीक है, दिन के कुछ भाग में शाम के समय में वो प्रसन्न हो गया था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ये 5 प्रश्न हो गए। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मैं हूं मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप डस्ट ऑप्शनों जो कक्षा 10 की जो पोइट्री से पहला लेसन है डस्ट ऑप्शनों, उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अध्ययन किसका कर रहे हैं, एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, द पोएट सेज, पोएट कवि कहता है, ऑफ ए डे, दिन में कवि कहता है, आई हैड र्यूड, दिन के जो मॉर्निंग वाला समय था उनमें क्या था, आई मीन्स मैं, हैड र्यूड मैं दुखी था, र्यूड RUED, र्यूड में दुखी होना। ठीक है, मैं दिन के जो पहला भाग था उसमें मैं दुखी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, मीनिंग मीन्स अर्थ, र्यूड मतलब र्यूड का मीनिंग पूछ रहा है, र्यूड का अर्थ पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैं बता ही दिया दुख। तो र्यूंड मतलब क्या होता है बच्चों, र्यूंड मतलब होता है बर्बाद होना, नष्ट होना। ठीक है, हेल्ड इन रिग्रेट में खेद व्यक्त करना। ठीक है, और र्यूल्ड मतलब शासन करना, और कंकर्ड मतलब विजय प्राप्त करना। तो यहाँ र्यूड का अर्थ पूछ रहा है, तो र्यूड का अर्थ हो जाएगा हेल्ड इन रिग्रेट, खेद व्यक्त करना। ठीक है, दुख महसूस करना, खेद व्यक्त करना, यही। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का बी सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। एक भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, बी, 6 का बी लगा लीजिए आप लोग। ठीक, और अच्छी तरह से इसको नोट करते रहिए। र्यूल्ड मीन्स क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट मीन्स क्या होता है, रूल्ड मीन्स क्या होता है, रूल्ड मीन्स शासन करना, कंकर्ड मीन्स क्या होता है, ये सब याद रखे रहिए। ठीक है, हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, तो क्या लगाएंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका 6 का बी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है राइम स्कीम मीन्स क्या होता है बच्चों, तुकबंदी होता है। राइम स्कीम मतलब तुकबंदी ऑफ द पोएम, इस पोएम की तुकबंदी क्या है। ठीक है, तुकबंदी पर राइम स्कीम पर बच्चों मैं एक बार फिर से कुछ समय बाद एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और अच्छी तरह से राइम स्कीम कैसे निकाला जाता है उसको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, कभी आपको समस्या नहीं आएगी। तो फिलहाल इसका कौन सा सही होगा, या आप 7वां प्रश्न देख रहे हैं ना, इसका आपका बी सही होगा, AB CD। ठीक है, ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 7 का बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बच्चों, नेम द पोएट्रिक डिवाइस, पोएट्री में अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, नेम, अलंकार का नाम क्या है, यूज इन द लाइन, जो इस लाइन में, इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है। कौन सी पंक्ति है, यहाँ देखिए अंडरलाइन कर दिए हैं हम। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड में और सेव्ड में बचा लिया, सम कुछ, पार्ट में भाग, कुछ भाग बचा लिया। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सी पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है, अलंकार कौन यूज हुआ है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हैं जब हम अक्षरों का रिपीटेशन होता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, पहले यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास अलंकार, और सिमिली मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों, या फिर से देख लीजिए, एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास अलंकार।
ठीक है। और सिमली मतलब होता है उपमा अलंकार, ठीक है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, अक्षरों की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार हो, वहाँ एलिट्रेशन होता है, ठीक है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्णों की आवृत्ति हुई है, यहाँ सेव्ड और सम 2 बार आ गया ना, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, एलिट्रेशन है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका 8वें का पहला सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 8वें का पहला सही हो जाएगा। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार है, 8 का आपका पहला। आइए फिर देखते हैं आगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो धूल के कण हैं या बर्फ के कण हैं वो क्या दर्शाती है या क्या दर्शाता है, ठीक है बच्चों। 9वां क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन में हेलिंग पावर ऑफ नेचर, हेलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की चिकित्सा शक्ति। हेलिंग मतलब चिकित्सा, ठीक है। पावर में शक्ति, नेचर में प्रकृति की चिकित्सा शक्ति क्या ये प्रेजेंट करती है डस्ट ऑफ स्नो, या फिर पार्टिकल ऑफ स्नो। पार्टिकल मीन्स होता है कण, ठीक है, और स्नो मतलब बर्फ के कण, ठीक है। क्या पार्टिकल ऑफ स्नो बर्फ के कण रिप्रेजेंट करता है डस्ट ऑफ स्नो, या फिर कूल वेदर, कूल मतलब ठंडा, वेदर में मौसम, क्या ठंडा मौसम रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है या दर्शाता है, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, आप बताएं, आप कमेंट में बताएं। इसमें आपका हो जाएगा ए, ठीक है, हेलिंग पावर ऑफ नेचर, आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति का चिकित्सा शक्ति, ठीक है, यही सही हो जाएगा। आगे अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न पूछ रहा है द क्रो, कौवा एंड हेमलॉक ट्री, कौवा और धतूरे का वृक्ष। कौवा एंड मीन्स और, क्रो मतलब कौवा, एंड मीन्स और, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़, वही पॉइजन ट्री होता है, धतूरे का पेड़ सिंबलाइज प्रतीक हैं, सिंबलाइज मतलब प्रतीक, ठीक है। क्या कह रहा है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, कौवा और हेमलॉक ट्री प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं, क्या सोरो के मतलब दुख के प्रतीक हैं, या हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता के प्रतीक हैं, या सेलिब्रेशन में उत्सव के प्रतीक हैं, या फिर डेथ मृत्यु के प्रतीक हैं। तो आप जानते हैं तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों सोरो के प्रतीक हैं बच्चों, ठीक है, दुख के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं, दुख के प्रतीक हैं, ठीक है। आपका 10 का पहला सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका एमसीक्यूज, सभी एमसीक्यूज हमने बहुत कम समय में करवा दिया है, और अच्छे तरह से समझाते हुए और आपके माइंड में भरते हुए मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, और कोई समस्या अब आने वाली इस लेसन से नहीं है बच्चों। इसके बाद हम ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपका सेंट्रल आइडिया इस लेसन का हो गया, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया हो गया। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, उसके बाद स्टैंजा का मैंने अर्थ अच्छी तरह से बता दिया था, और आज एमसीक्यूज भी हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा फायर एंड आइस, ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है जिसको, ठीक है। दूसरा आपका पोएम क्या है, फायर एंड आइस, उसको मैं कल पढ़ा दूंगा, और पढ़ाने के बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है, और अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं हाई स्कूल में तो निश्चित तौर पर आप इसको सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए, जिससे जैसे ही हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड हो तत्काल आपको आपके पास पहुंच जाए और आप लोग देख करके नोट्स बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।